हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है एमसीक्यू सीरीज़ पर, राइट। इस पर्टिकुलर एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग पोस्ट मौर्यन पीरियड, मतलब कि जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, देन जो कुषाण डायनेस्टी थी, जो शक डायनेस्टी थी, इन सभी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। प्लस ये जितने भी एमसीक्यूज इन सीरीज़ में आपको मिल रहे हैं वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So, first question is, consider the following statement and mark the correct option. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो ये कहता है कि चंद्रगुप्त डिफीटेड मियंडर, ठीक है, चंद्रगुप्त ने मियंडर को हराया था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जरा जो आंसर्स दे रखे उसमें भी देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है, मतलब ये जो बी है, ठीक है, वो तो आंसर नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट गया। इसके अलावा आप सी ऑप्शन देखो, उसमें कहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव मतलब कि 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, पर 1 तो सही नहीं है, अभी देखा हमने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी क्या हो गया, हट गया। अब इसमें बचता है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके लिए हमें स्टेटमेंट 2 और 3 को देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि जो वीमा कैटफिसिस थे, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ देवपुत्र विच वाज इंस्पायर्ड बाय द टाइटल स्वर्गपुलरा ऑफ चाइनीज एम्परर, ठीक है। वीमा कैटफिस ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी जो चीनी सम्राट के स्वर्गपुलरा की उपाधि से प्रेरित थी। देखिए, जो वीमा कैटफिसिस थे उन्होंने देवपुत्र जो है टाइटल क्या करा था, ले रखा था, अज्यूम कर रखा था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। एक्चुअली जो कुषाण डायनेस्टी के रूलर्स थे, ठीक है, वो लोग ये मानते थे कि वो भगवान जैसे, ठीक है, इसलिए उन्होंने खुद को देवपुत्र टाइटल जो है दिया था, राइट। तो इससे हमें ये पता चला कि स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटन बाय समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट हरिसेन, ठीक है। समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट थे, जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऐसे ये पता चल रहा है कि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 एंड 3। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ग्रीक रूलर इशूड बायलिंगुअल कॉइन्स, ठीक है, वो कौन से यूनानी शासक थे जिन्होंने द्विभाषी सिक्के जो है जारी करे थे। तो जो ग्रीक रूलर्स थे उसमें से एक रूलर थे जिन्होंने 2 लैंग्वेजेस में जो है कॉइन को क्या करा था, इशू करा था। तो इसका करेक्ट आंसर है डेमेट्रियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। डेमेट्रियस जो है वो ग्रीक रूलर थे जिन्होंने बायलिंगुअल कॉइन्स को क्या करा था, इशू करा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदामन 1, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में कौन सा शिलालेख बताता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रदामन 1 की अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। प्लस इसी इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया है कि जो रुद्रदामन 1 है, इन्होंने जो सुदर्शन लेख था, ठीक है, उसे क्या करा था, रिपेयर करा था। हमें ये पता था कि जो सुदर्शन लेख है उसको क्रिएट या कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे पुष्यगुप्त, ठीक है। और किसके ऑर्डर पे किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पे किया था। बट इसको रिपेयर करने की बात करें तो वो किसने करा था, रुद्रदामन 1 में। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो इन्फॉर्मेशन मिली है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें ये बताया गया है, ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से जो रुद्रदामन थे वो उस समय जितने भी कल्चरल आर्ट्स थे उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। संस्कृत लिटरेचर को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। इसके अलावा जो सुदर्शन लेख है उसको रिपेयर करवाया था उन्होंने। इसकी भी इंफॉर्मेशन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ही मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए, अगर एक साइड जो है यहाँ पे रूलर्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जो काम करे वो बता रखा है। देखिए, अगर हम देखें परम भागवत, ठीक है, तो परम भागवत जो है ये विष्णु भगवान जो है, जो विष्णु रिलीजन, जो भागवत रिलीजन है उससे रिलेटेड है। और हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पिलर को किसने इंस्टॉल करा था, तो वो हेलियोडोरस ने करा था। और गरुड़ पिलर कौन से धर्म से रिलेटेड था, तो वो भागवत धर्म से रिलेटेड था। तो ये तो हो गया कि हेलियोडोरस वॉज द पर्सन जो कि परम भागवत से रिलेटेड है। क्लियर? दूसरी चीज अगर हम देखें तो वीमा कैटफिसिस, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। और कुषाण डायनेस्टी की कैपिटल क्या है, पुरुषपुर, ठीक है, जिसको प्रेजेंट में पेशावर के नाम से जाना जाता है। तो उससे ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 3
जो है उसका डी है, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉइन्स थे, ठीक है, जिसपे बुद्ध और शिवा की इमेज बनी हुई थी। वो कौन सी डायनेस्टी ने इशू करे थे? तो वो शक डायनेस्टी ने इशू करे थे, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। उसके अलावा डेमेट्रियस या फिर डेमेथ्रिव्स इनको कहा जाता था, वो जो है उनको पुष्यमित्र शुंग ने डिफीट करा था, तो इसका हो जाएगा सी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो शक डायनेस्टी थी, वो लोगों के जो कॉइन्स थे उस पे बुद्ध और शिव भगवान की इमेजेस थी, ठीक है, सिक्कों पर बुद्ध और शिव की छवि हुआ करती थी। हेलियोडोरस परम भागवत से रिलेटेड है। वीमा कैटफिसिस के जो कैपिटल थी वो क्या थी? पुरुषपुर या फिर पेशावर। और डेमेथ्रिव्स को किसने डिफीट करा था? तो उनको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। क्लियर? तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेज दैट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच कुशान किंग, राइट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। किस कुशान राजा के शासनकाल में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो आयोजित की गई थी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को लास्ट के कुछ लेक्चर में बताई थी वो आप लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि मतलब कौन से ईयर में हुई थी, कौन उसके प्रेसिडेंट थे, उस समय क्या इवेंट हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। किसके बारे में? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। सबका नहीं पूछा है मैंने, सिर्फ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का पूछा है। इसमें भी यही बता दिया मैंने कि किसके रीन में हुई थी, तो कनिष्क के टाइम पर हुई थी। क्लियर? Next question, that is question number 6. Who was the first ruler in India to issue gold coins? ठीक है, गोल्ड कॉइन को इशू करने वाले पहले रूलर्स कौन थे? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है इंडो ग्रीक्स, राइट। इंडो ग्रीक जो है वो रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू करा था। बट यहाँ पे ना दो चीज़ें आ जाती है और मैं नहीं चाहती कि उसमें आप लोग कंफ्यूज हो। देखें, पहली चीज़ ये है कि जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे ना, उन्होंने ये जो गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे वो सिर्फ मॉनेटरी पर्पज से करे थे, ठीक है, क्योंकि ये लोग ट्रेडिंग करते थे, तो ट्रेडिंग करने के लिए उन लोगों को कुछ करेंसी की ज़रूरत थी, तो उस केस में उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू करा था। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्ज एक्सटेंट में, ठीक है, जनरल यूज के लिए गोल्ड कॉइन्स को किसने इशू करा था, तो वो थे कुशान्स, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है अगर गोल्ड कॉइन्स के बारे में आता है। तो पहला इशू अगर मॉनेटरी पर्पज से बताया जा रहा है तो वो है इंडो ग्रीक्स, ठीक है। एंड दूसरा अगर ये कहा जा रहा है कि लार्ज एक्सटेंट में, ठीक है, बहुत सारे अगर किसी ने प्रोड्यूस करे थे गोल्ड कॉइन्स, तो वो कौन थे? कुशान्स थे या कुशान डायनेस्टी थी। क्लियर? ये दो चीज़ें जो है गोल्ड कॉइन से आप लोगों को याद रखनी है, राइट। सो यहाँ पे देख लेते हैं, तो वो कौन से इंडो ग्रीक रूलर थे? तो वो थे एंटियोकस सेकेंड, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन को इशू करा था। इन गोल्ड कॉइन्स को काय के लिए इशू किया गया था? तो मॉनेटरी पर्पस के लिए इन गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग के लिए उन लोगों को करेंसी की जरूरत थी, इसलिए, राइट। कब किया गया था? तो 270 BC में। एंड रिमेंबर, इन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे वो लार्ज एक्सटेंट में इशू नहीं करे थे, ठीक है। दूसरे जो कुशान रूलर है वीमा कैटफिसिस, ठीक है, जो कि कनिष्क के फादर थे, उन्होंने पहली बार गोल्ड कॉइन जो है इशू करा था। इन्होंने रोमन पैटर्न में इशू करा था, ये चीज़ याद रखना। और दूसरी, इन्होंने लार्ज एक्सटेंट में जो है गोल्ड कॉइन्स को क्या करा था? इशू करा था, ठीक है। ये गोल्ड कॉइन्स जो है दे वर इशूड, द गोल्ड कॉइन्स जो है दे वर मिंटेड विद पंच मार्क्स एंड मेनी कॉइन्स कंटेन द सिंबल ऑफ बुल और स्वास्तिक, ठीक है। ये वाले पॉइंट भी आप लोग याद रखना कि जो कुशान के जो गोल्ड कॉइन थे उस पर आपको बुल और स्वास्तिक के सिंबल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो कुशान के अगर हम गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो उन्होंने लार्ज एक्सटेंट में गोल्ड कॉइन्स को इशू करा था, और अगर हम इंडो ग्रीक्स की बात करें तो उन्होंने मॉनेटरी पर्पज से गोल्ड कॉइन्स को क्या करा था? इंट्रोड्यूस करा था या इशू करा था। क्लियर? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ में है आप लोगों को। इसके अलावा हम कुछ इंडो ग्रीक रूलर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो मैं ये बता दी हूँ एंटियोकस के बारे में। एंटियोकस 1 के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू करा था। दूसरा, एंटियोकस 2 के बारे में आप ये याद रखना कि ही वॉज गवर्नर ऑफ बैक्ट्रिया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बैक्ट्रिया के गवर्नर थे कौन? एंटियोकस 2। उसके बाद डेमेट्रियस की अगर हम बात देख लें तो मेजर जितने भी इंडो ग्रीक एक्सपेंशंस हुए थे वो डेमेट्रियस के टाइम पर हुए थे, ठीक है। इन्होंने सियालकोट, ठीक है, जो मॉडर्न डे सियालकोट है उसे अपनी कैपिटल बनाया था, राइट। और इनके कॉइन्स पर ग्रीक और प्राकृत लैंग्वेज दोनों देखने को मिलती थी, ठीक है। मिएंडर की बात करें तो इन्होंने गांधर और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स को रूल करा है, ठीक है। मिएंडर ने भी सियालकोट से रूल किया था।
इनके जो कॉइन्स है उस पर धर्म चक्र जो है वो दैट वाज एनग्रेव, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिज़्म जो धर्म है, बुद्धिज़्म रिलीजन में खुद को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए उनके कॉइन्स पर धर्म चक्र जो है वो देखने को मिलता था, ठीक है। धर्म चक्र काय से रिलेटेड था? जब जो लॉर्ड बुद्ध थे उन्होंने अपना जब पहला सरमन दिया था, उस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। क्लियर? अदर फैक्ट्स की बात करें तो पहली चीज़, इंडो ग्रीक्स को इंडिया में यवनास कहा जाता था एंड दे वर द फर्स्ट रूलर जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू करा था, बट काय के लिए? मॉनेटरी पर्पस के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज शक संवत इनिशिएटेड? ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 78 AD। देखिए, जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एक रूलर थे जिनका नाम था विक्रमादित्य, राइट। विक्रमादित्य को कनिष्क ने डिफीट करा था और इसलिए, ठीक है, एज अ विक्ट्री शक संवत जो है उसे क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है 78 AD। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो सक्सेसर थे विक्रमादित्य के, उनको डिफीट किया गया था, ठीक है। विक्रमादित्य के एक सक्सेसर को डिफीट किया था, राइट, और वो हुआ था 135 विक्रम संवत में, ठीक है। इनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जो शक डायनेस्टी थी उन्होंने एक नया कैलेंडर स्टार्ट करा था जिसे शक संवत कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड? तो अभी हमने देखा कि शक संवत जो है वो 78 AD में शुरू हुआ था। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो विक्रम संवत हुआ था 57 BC में स्टार्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 57 BC। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि विक्रम संवत को दो दूसरे नामों से भी और बुलाया जाता है, एक है कृत और दूसरा है मालव, ठीक है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, ये दो दूसरे अदर नेम्स हैं विक्रम संवत के, क्या? कृत एंड मालव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, अश्वघोष वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ? ठीक है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? ठीक है, वो कौन से रूलर के समकालीन थे? तो वो समकालीन थे कनिष्क के, ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के क्या थे? समकालीन थे या कंटेम्प्रेरी थे, राइट। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो पहली चीज़, कनिष्क के कोर्ट पोएट थे। इनकी कुछ मेजर कंपोजिशंस की बात करें, अगेन तीनों बुक्स इंपॉर्टेंट है। पहली जो है वो है सौंदर आनंद, दूसरी जो है बुद्ध चरित्र, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड जो है वो है सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। ये तीनों बुक्स के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जो कि किसने कंपोज किए? तो वो किए हैं अश्वघोष ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क? ठीक है, इसमें से कौन से, इन ऑप्शंस में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, राइट। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, राइट। तो देखिए, अभी हमने देखा कि अश्वघोष तो कौन थे? कोर्ट पोएट थे, राइट। किसके? कनिष्क के, तो ये वाला तो नहीं रहेगा। उसके अलावा चरक जो थे वो क्या थे? वो कोर्ट फिजिशियन थे, ठीक है। किसकी दरबार में? कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन जो है वो भी कनिष्क की कोर्ट में से जुड़े हुए थे। बचा पतंजलि, तो पतंजलि जो थे वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ द कोर्ट ऑफ कनिष्क, या वो कनिष्क की दरबार से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लिए तो कनिष्क की कोर्ट में कौन कौन जो स्कॉलर्स थे उन सभी के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि एक थे परस्वा, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथारा, ठीक है। इन सभी स्कॉलर्स के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। और चरक का मैं बताई दी, ये कौन थे? ये कोर्ट फिजिशियन थे कनिष्क के कोर्ट में, ठीक है। वेरस पतंजलि की अगर हम बात करें तो ये शुंग पीरियड को बिलोंग करते थे और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है महाभाष्य। क्लियर? तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, नानाघाट इंस्क्रिप्शन इशूड बाय नागमिका, ठीक है, डिस्क्राइब द विक्ट्रीज ऑफ विच किंग? ठीक है, नागमिका द्वारा जारी नानाघाट अभिलेख में किस राजा की विक्ट्रीज या विजय का वर्णन किया गया है, राइट। इसका करेक्ट आंसर है श्री सतकर्णी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बेसिकली ये जो नागमिका थी ये वाइफ थी श्री सतकर्णी की, ठीक है, और इन्होंने ही नानाघाट इंस्क्रिप्शन जो है उसे इशू करा था और उसमें श्री सतकर्णी की जितनी भी विक्ट्रीज थी उनको मेंशन किया था। प्लस इसी इंस्क्रिप्शन से आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि जो श्री सतकर्णी हैं उन्हें दक्षिण पथ टाइटल भी क्या कर रखा था? होल्ड कर रखा था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसके बारे में याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है श्री सतकर्णी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो नागमिका कौन थी? वाइफ थी श्री सतकर्णी की।
इंस्क्रिप्शन में क्या क्या बता रखा है, तो इन्होंने कौन कौन से रीजन्स को कॉन्कर करा था, ठीक है। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ जो है करा था, परफॉर्म किया था। इन्होंने दक्षिण पथ टाइटल को क्या कर रखा था, होल्ड करा था। एंड ही वॉज द फर्स्ट सातवाहना रूलर, राइट, जिन्होंने जो किंग्स, जो ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको ये जो लैंड्स प्रोवाइड करते थे उस पर टैक्स जो है नहीं लिया करते थे, ठीक है। तो लैंड ग्रांट्स जो है, लैंड ग्रांट्स किसी ने फर्स्ट टाइम देना शुरू करा था, तो वो कौन थे, श्री सतकर्णी वन। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो नागमिका के ने एक इंस्क्रिप्शन इशू करा है, दैट इज नानाघाट इंस्क्रिप्शन, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। Who among the following ruler is stated as protector of वर्ण system, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक को या किस रूलर को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है गौतमीपुत्र सतकर्णी, राइट। गौतमीपुत्र सतकर्णी को वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर कहा गया है। ये क्यों कहा गया है, बिकॉज इन्होंने इनके टाइम पर जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती थी, जो इस्टेब्लिश वर्ण थे, 4 वर्ण थे हम सभी जानते हैं, तो इन चारों वर्णों को अलाउड नहीं था कि वो लोग एक वर्ण का कोई दूसरे वर्ण से शादी कर ले, ठीक है। तो जो इंटरकास्ट मैरिज होती है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी के टाइम पर जो है बैन थी, कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, राइट। इसलिए इनको वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर कहा गया है, राइट। प्लस ये जो है ना, ये एक मूवी का पोस्टर है, राइट। गौतमीपुत्र सतकर्णी की एक फिल्म है जो कि साउथ में है, एक साउथ इंडियन फिल्म है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो देखना, ये मूवी बहुत अच्छी है, राइट। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है, ही वॉज पैट्रन ऑफ ब्राह्मणिज्म, पहली चीज़ ये याद रखना। दूसरी कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वॉज नॉट परमिटेड अमंग द पीपल ऑफ इस्टेब्लिश 4 वर्ण, जो 4 वर्ण उस समय एग्जिस्ट करते थे, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इन लोगों को इंटरकास्ट मैरिज करना अलाउड नहीं था। इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाना भी रोकवा रखी थी, और इसी कारण से इनको वर्ण सिस्टम का क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग द फॉलोइंग टाइटल्स वर होल्ड बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गौतमीपुत्र सतकर्णी के पास थी, राइट। तो देखिए, इन्हें एक ब्रह्मा की उपाधि भी दी गई थी, तो सही है। सेकंड, द्विजा कुल वर्धना टाइटल भी इनको दिया गया था। और थर्ड, त्रिसमुद्र तोया पिता वाहन, मतलब एक ऐसा रूलर जो कि 3 समुद्र से पानी पीता है, राइट। ये टाइटल भी गौतमीपुत्र सतकर्णी को दिया गया था, ठीक है। तो ये तीनों टाइटल किससे रिलेटेड है, गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। तो कौन कौन से 3 टाइटल, तीनों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, एक ब्रह्मा, द्विजा कुल वर्धना और त्रिसमुद्र तोया पिता वाहना, ठीक है। ये तीनों टाइटल्स किससे रिलेटेड है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है, राइट। जिसमें त्रिसमुद्र तोया पिता वाहना का मैंने आपको बता दिया है, एक ऐसा किंग जो कि 3 समुद्र से पानी पीता है, उसे त्रिसमुद्र तोया पिता वाहना का टाइटल इसलिए दिया गया था गौतमीपुत्र सतकर्णी को। दूसरा, द्विजा कुल वर्धना, मतलब एक ऐसा प्रोटेक्टर जिसका 2 बार जन्म हुआ है, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने 2 बार जन्म लिया है, और ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ये उनका दूसरा जन्म है, ठीक है, और ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उनका दूसरा जन्म हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। हु ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज ऑल्सो रिफर्ड एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा को दक्षिण पथ का स्वामी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो श्री सतकर्णी थे, ठीक है, सतकर्णी वन या श्री सतकर्णी, उन्होंने ही दक्षिणापथ टाइटल जो है होल्ड करा था। और ये इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली है, तो नानाघाट इंस्क्रिप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्री सतकर्णी वन, ठीक है। और नानाघाट इंस्क्रिप्शन इश्यू किसके द्वारा किया गया है, तो नागमिका। और नागमिका कौन है, श्री सतकर्णी की वाइफ। देखिए, अब है ना सातवाहना डायनेस्टी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो देख लो। जैसे कि पहली चीज़, इसको सतकर्णीज के नाम से भी जाना जाता है सातवाहना डायनेस्टी को, और आंध्रास के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना। इनके 2 मेन सेंटर्स थे, नागार्जुना और अमरावती, ठीक है। फर्स्ट, सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो थे सिमुक, एंड जो लास्ट रूलर थे सातवाहना डायनेस्टी के वो थे पुलमाई 4, ठीक है। ये 2 चीज़ें एटलीस्ट आप लोगों को याद रखनी है। दूसरा, जैसे कि
सतकर्णी वन तो सिमुक के ही बेटे थे, ठीक है, इनको श्री सतकर्णी के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिणापथ टाइटल जो है इन्होंने होल्ड करा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय तक किसी ने सातवाहना एम्पायर को रूल कराया तो वो है सतकर्णी टू, ठीक है, और इन्होंने ही फॉट बैटल्स विद खारवेल, राइट। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी, राइट। इन्होंने माता के जो नाम की, बिकॉज हम सातवाहना डायनेस्टी में देख रहे हैं जो भी है वो अपनी माताओं के जो नाम है अपने साथ रखते थे, ठीक है, तो वो ये जो कंसेप्ट था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही शुरू करा था, ठीक है। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स जो है इशू करे थे, और नासिक इंस्क्रिप्शन जो है उसमें इनके अचीवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है मिलती है, राइट। तो ये वाला जो चार्ट है इसको आप लोग एक बार आपके नोट्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, on which of the following rulers coins Shiva holding a trident and bull are shown, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर, ठीक है, त्रिशूल और बैल के रूप में शिव धारण किए हुए हैं, ये कौन से सिक्कों में दर्शाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वीमा कैटफिसिस, ठीक है। वीमा कैटफिसिस ने जो कॉइन इशू करे थे उसमें शिव भगवान की एक प्रतिमा है जिसमें वो एक त्रिशूल होल्ड करे और उसमें एक बुल का भी सिंबल देखने को मिलता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीमा कैटफिसिस। देखिए, बिकॉज वीमा कैटफिसिस कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड थे, तो यहाँ पे कुषाण डायनेस्टी के बारे में आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये आप लोगों का काम है कि जब आप लोगों को ये पीपीटी मिले तो एक बार ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग पीपीटी में जरूर देख लेना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, द आर्ट ऑफ गांधर स्टाइल दैट फ्लरिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ठीक है, गांधर शैली की कला किसके शासन में फली फूली है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है कुषाण के टाइम पर, और कुषाण में भी पर्टिकुलरली कनिष्क के टाइम पर जो गांधर स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, ठीक है। अब इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका एक एग्जाम्पल है बामियान में जो गौतम बुद्ध का स्टैच्यू है। बामियान कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में जो बामियान करके एक प्लेस है वहाँ पे जो गौतम बुद्ध का स्टैच्यू है वो गांधर स्टाइल का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है, आप लोग उसे याद रखना, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण के टाइम पे जो गांधर स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, राइट। देखिए, अगर मैं ये जो गांधर स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है, पहली चीज़ इसे ग्रेको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा, ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है इज एविडेंट फ्रॉम द स्कल्पचर्स ऑफ बुद्ध, ठीक है, जिसमें ग्रीक स्कल्पचर्स का भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस जो है देखने को मिलता है, राइट। एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ, बामियान बुद्ध जो है अफगानिस्तान के, ये गांधर आर्ट का क्या है, एक एग्जाम्पल है, क्लियर। इसके अलावा जो 3 तरीके के मेन स्कूल ऑफ आर्ट्स है, जैसे कि गांधर स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें आप लोगों को कंपैरिजन मिल जाएगा। इसमें हम लोग अभी सिर्फ गांधर स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में देख लेते कि क्या क्या है, जैसे कि हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है गांधर स्कूल ऑफ आर्ट में। दूसरा, ये लोग ग्रे सैंडस्टोन को क्या करते थे, यूज़ करते थे, ठीक है। मेनली बुद्धिस्ट इमेजेस आप लोगों को देखने को मिलेगी गांधर स्कूल ऑफ आर्ट में, जैसे कि हमने बामियान वाला बताया, ठीक है। पैट्रॉन कौन थे गांधर स्कूल ऑफ आर्ट के? कुषाण। एंड सबसे ज़्यादा फ्लरिश किसके टाइम पर हुआ था? कनिष्क के टाइम पर, ठीक है। स्पिरिचुअल बुद्ध इमेजेस आपको देखने को मिलेगी जिसमें बुद्ध के जो बाल है वो कर्ली है, राइट। जो स्टैच्यूज है उसमें आपको बियर्ड और मुस्टैच देखने को भी मिलेगी। बॉडी जो है वो लीन बॉडी है, ठीक है। बैठे हुए बुद्ध की स्टैच्यू भी है एंड स्टैंडिंग बुद्ध की भी स्टैच्यू। जैसे कि अगर मैं मथुरा की बात करूं जैसे अगर मैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करूं तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जितने भी बुद्ध के स्टैच्यूज है वो सब सिटेड है, ठीक है, सब बैठे हुए हैं। बट अगर मैं गांधर स्कूल ऑफ आर्ट की बात करूं तो उसमें सिटेड भी है एंड स्टैंडिंग भी है, ठीक है। तो ये कुछ गांधर स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जिसे आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपन बाय, ठीक है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? देखिए, अगर मैं सिल्क रूट की बात करूं तो इसे स्टार्ट किसने करा था? तो हान डायनेस्टी, जो कि एक चाइनीज डायनेस्टी है, के जो रूलर थे उन्होंने सिल्क रूट को स्टार्ट करा था, ठीक है। इस सिल्क रूट को इंडिया में किसने ओपन करा था? तो वो थे कनिष्क, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। सो सिल्क रूट को एस्टैब्लिश किसने करा था? तो हान डायनेस्टी के जो एम्परर थे उन्होंने। ये किस किस को कनेक्ट करता था? तो ईस्ट यूरोप, मेडिटेरेनियन कंट्रीज और सेंट्रल एशिया से होते हुए पास करता था। और इंडिया में सिल्क रूट जो है उसको किसने ओपन करा था? तो कनिष्क ने करा था, क्लियर।
Next question, that is question number 18. The rulers of which dynasty started the practice of granting टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क. ठीक है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी और बौद्ध भिक्षु जो थे उनको भी दिया जाता था, तो वो थे सातवाहनास. और किसने शुरू करा था? तो श्री सतकर्णी वन. क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहनास. राइट, तो सातवाहनास जो थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, जैसे कि वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पे रूल करते थे, बुद्धिज्म के पैट्रॉन्स थे और इन्होंने ही टैक्स फ्री विलेजेस जो है उसको ग्रांट करना शुरू करा था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. हु स्टार्टेड द शक एरा विच इज स्टिल यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो शक एरा है उसे इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत करी थी कनिष्क ने. राइट, जो कि कब शुरू हुआ था? तो 78 AD में यूज हुआ था. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कैलेंडर को अडॉप्ट कर रखा है, वो चीज़ आप लोगों को पता ही होगी. राइट, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एज अ इंडियन नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट करा था 1957 में. वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को याद रखना है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. द किंग ऑफ कलिंग खारवेल वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी. ठीक है, जो कलिंग के राजा है खारवेल, राइट, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस वंश से था? इसका करेक्ट आंसर है छेदी डायनेस्टी. राइट, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में कलिंग किंग खारवेल के बारे में बताया गया. राइट, नाउ हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी, अ ग्रेट रोमांटिक प्ले. ठीक है, एक महान रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? ठीक है, तो कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हैं. ठीक है, ये आप लोग याद रखना. क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है बाण भट्ट एंड ही वाज कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन. Now, who is called as the second अशोक? ठीक है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है. कनिष्क को द्वितीय अशोक इसलिए कहा जाता है बिकॉज जस्ट लाइक अशोक, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज्म जो है, बुद्ध रिलीजन को प्रमोट करने में लगे थे, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने में लगे थे, वो सेम काम जो है कनिष्क ने भी करा है. ठीक है, सो कनिष्क जो है एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, वॉरियर थे. इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को प्रोपोगेट करने में अशोक की तरह ही एक अच्छा रोल प्ले करा है. ठीक है, इसलिए इन्हें सेकंड अशोक या द्वितीय अशोक के नाम से पुकारा जाता था. किसको? कनिष्क को. और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी किसके टाइम पर हुई थी? कनिष्क के टाइम पर हुई थी. नाउ कुशान्स बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ. अब ऐसा माना जाता है कि कुशान्स जो है वो यूची ट्राइब को बिलोंग करते थे. ठीक है, यूची ट्राइब जो है वो 5 क्लैन्स में डिवाइडेड थी और इसी में से एक क्लैन जो थी वो कौन थे? कुशान्स थे. ठीक है, तो कुशान कौन से क्लैन को बिलोंग करते हैं, कौन से ट्राइब को बिलोंग करते हैं? तो वो यूची ट्राइब को बिलोंग करते हैं. ठीक है, इस यूची ट्राइब को तोचारियंस के नाम से भी पुकारा जाता है. ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना. ठीक है, तो एज पर चाइनीज सोर्सेज, ठीक है, जो कुशान्स थे दे वर वन ऑफ द 5 ट्राइब्स ऑफ यूची और यूहेजी. ठीक है, दे वर ऑल्सो नोन एज तोचारियंस. राइट, तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना है. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Next question, that is question number 24. Who among the following was the hero of Kalidas drama Malvika Agnimitram? ठीक है, मालविका अग्निमित्रम ये एक ड्रामा है, बेसिकली एक लव स्टोरी थी अग्निमित्र और मालविका के बीच में. तो ये ड्रामा का हीरो कौन है? तो मैंने अभी बता दिया, अग्निमित्र है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. एंड अग्निमित्र कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. Who introduced the क्षत्रप सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप? ठीक है, तो क्षत्रप सिस्टम को किसने शुरू करा था? तो शक डायनेस्टी ने क्षत्रप सिस्टम को स्टार्ट करा था. बेसिकली क्षत्रप सिस्टम क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स जो होते थे उनको अलग, जो प्रोविंसेस होते थे उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या पार्ट्स में क्या कर दिया जाता था? डिवाइड कर दिया जाता था. और उन हर डिस्ट्रिक्ट के अंडर एक गवर्नर होता था जो कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था. उस गवर्नर को ही शक डायनेस्टी में क्षत्रप कहा जाता था. क्लियर? तो जो एंशिएंट शक थे उन्होंने इस क्षत्रप सिस्टम को स्टार्ट करा था. ठीक है, अलॉन्ग विथ पार्थियंस. इसमें क्या होता था? जो किंगडम होता था उनको अलग अलग प्रोविंसेस में क्या किया जाता था? डिवाइड कर दिया जाता था. ठीक है, जिसके अंडर एक एक मिलिट्री गवर्नर होता था. जो मिलिट्री गवर्नर्स होते थे उनको महाक्षत्रप कहा जाता था और जो लोअर स्टेटस के गवर्नर्स होते थे उनको क्षत्रप कहा जाता था. इनफैक्ट इन लोगों के पास ये तक पावर थी कि ये लोग खुद के इंस्क्रिप्शंस और खुद के कॉइन मिंट्स कर सकते थे, कॉइन मिंट कर सकते थे. ये तक पावर इन क्षत्रप्स के पास थी.
ठीक है। तो मेन चीज़ आपको जो याद रखनी वो ये है कि क्षत्रप सिस्टम किसके टाइम पर शुरू हुआ था या किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो शक डायनेस्टी ने इसको इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें किंगडम को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड करा जाता था एंड हर प्रोविंसेस के अंडर कुछ कोई ना कोई मिलिट्री गवर्नर होता था। जो मिलिट्री गवर्नर होता था वो थोड़े से हायर स्टेटस वाले होते थे, उनको महाक्षत्रप कहा जाता था, और जो लोअर स्टेटस वाले गवर्नर होते थे उनको क्षत्रप्स कहा जाता था। क्या पावर्स थी इन लोगों के पास? इन लोगों के पास खुद के कॉइन मिंट करने की पावर थी, ठीक है, और ये खुद के इंस्क्रिप्शंस जो है वो भी क्या कर सकते थे, इशू कर सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। नाउ हु वाज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी? ठीक है, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। एक्चुअली ये जो थे ये मिनिस्टर थे। ये मिनिस्टर किसके थे? ये मिनिस्टर थे देवभूति के, राइट? देवभूति कौन थे? ये लास्ट रूलर थे। ये लास्ट रूलर थे कौन सी डायनेस्टी के? तो ये लास्ट रूलर थे शुंग डायनेस्टी के। तो शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर देवभूति को असैसिनेट करके वासुदेव ने कण्व डायनेस्टी की क्या करी थी? स्थापना करी थी। और वासुदेव कौन थे? तो देवभूति के मिनिस्टर थे, राइट? तो इस तरीके से कण्व डायनेस्टी की स्थापना करी थी वासुदेव ने, ठीक है। अगर कण्व डायनेस्टी के लास्ट रूलर की बात करें तो वो है सुशर्मन। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का वासुदेव। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हर्ष चरित्र के अकॉर्डिंग कौन थे ये वासुदेव? तो ही वॉज मिनिस्टर ऑफ शुंग डायनेस्टी, ठीक है। जो शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे देवभूति के मिनिस्टर थे, और देवभूति ने जो देवभूति है उनका असैसिनेशन किसने करा था? वासुदेव ने, और उन्होंने कण्व डायनेस्टी को क्या करा था? इस्टेब्लिश करा था। कण्व डायनेस्टी की कैपिटल याद रख लेना, क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंद और मियांडर, राइट, टू बुद्धिज्म, राइट? मियांडर जो कि एक इंडो ग्रीक किंग थे, राइट, उनको बुद्धिज्म धर्म में किसने परिवर्तित करा था? ठीक है, किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद या मियांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करवाया था? तो हम सभी जानते हैं वो कौन थे? नागसेन थे, राइट। एक बुक जो है मिलिंद पन्हों में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी कि किस तरीके से नागसेन ने मियांडर को बुद्धिज्म रिलीजन में क्या करवाया था? परिवर्तित कराया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। These rulers considered themselves godlike and adopted the title of देवपुत्र और son of God। अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि वो कौन से रूलर्स थे जो खुद को भगवान के समान समझते थे, ठीक है, और उन लोगों ने देवपुत्र टाइटल जो है अडॉप्ट कर रखा था। करेक्ट आंसर क्या है इसका? कुशांस, राइट। मेन किसने करा था? वीमा कैटफिसिस ने ये टाइटल को क्या कर रखा था? अडॉप्ट करा था। इन शासकों ने स्वयं को ईश्वर तुल्य मानकर देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जो भगवान का पुत्र कहलाते हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कुशांच। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज दे रखिए एंड इन अलग अलग डायनेस्टीज के फाउंडर के साथ हमें मैच करना है, राइट। जैसे कि अभी हमने देखा कि वासुदेव जो है वो कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे? तो वो फाउंडर थे कण्व डायनेस्टी के। इसके अलावा आप लोगों को सातवाहना इसका जरूर पता होगा कि उनके फाउंडर कौन थे? सिमुक, ठीक है। इंडो ग्रीक नाम जो है यहाँ पे दिख रहा है एंटियोकस। अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि एंटियोकस 1 के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एंटियोकस 1 ने क्या करा था? गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे। क्लियर? तो ये मैं बताई थी। तो इंडो ग्रीक के फाउंडर कौन हो गए? एंटियोकस। उसके अलावा बचते हैं शक डायनेस्टी के, जो है शक डायनेस्टी के कौन है? मोगा, या फिर जिन्हें मॉस के नाम से भी जाना जाता है। एंड पार्थियंस के कौन है? तो पार्थियंस के हैं वोनोनेस, ठीक है। तो ये क्या हो गए? अलग अलग डायनेस्टीज और उनके फाउंडर के साथ हमें मैच करना था, ठीक है। तो कण्व डायनेस्टी के वासुदेव, इंडो ग्रीक के एंटियोकस, पार्थियन के वोनोनेस, शक डायनेस्टी के माओज या मोगा, एंड सातवाहन के सिमुक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। Now which of the following passes was used by शक to come to India? मतलब शक डायनेस्टी ने कौन से पास यूज करके भारत में एंटर किया था, ठीक है। तो शक द्वारा भारत आने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्रे, ठीक है, किस दर्रे का प्रयोग किया गया था या उपयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बोलन पास, ठीक है। शक डायनेस्टी जो थी भारत में जब वो लोग एंटर हो रहे थे तो वो बोलन दर्रे से या बोलन पास से भारत में एंटर हुए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलन पास। नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें आपको ये बताना है कि गथा सप्तस्ती
या सत्तसाई, ठीक है, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो गथा सप्तपदी या सत्तासाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कहाँ पे लिखना है? कमेंट सेक्शन में। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे कि सभी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा हर क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने देने की कोशिश करी है, वो भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। कोई डाउट है तो आप लोग कहाँ पूछ सकते हैं मुझसे? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।